I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। कभी वो सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल कहलाए तो कभी सियासत के सबसे सुलझे हुए राजनेता, कभी मौन मनमोहन बोलकर उनकी आलोचना की गई तो कभी देश के सबसे सफल अर्थशास्त्री का तमगा भी उन्हें हासिल हुआ। भारत की सियासत में 2 बार प्रधानमंत्री रहने वाला ये चेहरा एक था, लेकिन चेहरे के किरदार कई रहे। नमस्कार, आर्टिकल 19 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन विराट और बेबाक शख्सियत रखने वाले मनमोहन सिंह का राष्ट्र निर्माण में योगदान भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, जिन्हें आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बेहद कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बचपन बेहद मुफलिसों में गुजरा था। ब्रिटिश भारत के पंजाब में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक दौर ऐसा भी रहा जब उन्होंने अपने बचपन के 12 साल बिना बिजली के गुजारे थे। कहा जाता है कि उनके गांव में न बिजली थी, न ही नल, न स्कूल और न ही अस्पताल था। ऐसे हालातों में मनमोहन मीलों दूर पैदल चलकर एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते थे। इतना ही नहीं, बिजली के अभाव में मनमोहन मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी से देर रात तक पढ़ाई किया करते थे, जो आगे चलकर एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बने। भारत की विदेश नीति को आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जिस सफल विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं, उसका आधार देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही तैयार किया था। देश की विदेश नीति के लिए कुछ घटनाएं परिवर्तनकारी रही, जिनमें साल 1991 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश में आर्थिक उदारीकरण की घटना है, जिसने देश की विदेश नीति को नया आकार दिया। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में बड़े आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में तत्कालीन वित्त मंत्री मोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया था। इस कदम ने प्रभावी रूप से लाइसेंस राज का युग खत्म कर दिया। 1991 के उदारीकरण बजट को अभूतपूर्व उपलब्धि माना जाता है। इससे आर्थिक सुधारों के एक युग की शुरुआत हुई। इस दूरदर्शी कदम ने देश में क्रांति ला दी, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया और लाखों लोगों को गरीबी और हाशिए से ऊपर उठाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि 1991 के बजट ने भारत के विकास को गति दी। अपने पहले ही बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को एक नई दुनिया में पहुंचा दिया। इस दौरान नई औद्योगिक नीति का अनावरण किया गया, जिसने परिवर्तन के साथ निरंतरता पर आधारित भारत के आर्थिक परिवर्तन को प्रेरित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बजट में विदेशी कंपनियों को देश में अपना व्यापार जमाने के लिए एंट्री की इजाजत दी। साथ ही कई नियमों में भी बदलाव किया। 1991 को ऐतिहासिक बजट वाला साल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बजट से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी रफ्तार तेज करने के लिए किया गया। मनमोहन सिंह ने इस बजट में लाइसेंसी राज को खत्म किया था और आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत की थी। ये वो समय था जब देश तमाम मोर्चों पर जूझ रहा था। उस दौरान मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण की रूपरेखा लेकर आए और यही वजह है कि उन्हें आर्थिक सुधार के जनक के रूप में पहचान दी गई। लेकिन शिक्षाविद मनमोहन सिंह के लिए एक ऐसा वक्त भी आया जब वो वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने पर उतारू हो गए थे। साल 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने आर्थिक संकट से घिरे देश को बचाने के लिए मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी। राजनीति से बाहर से आए मनमोहन सिंह के लिए राह आसान नहीं थी। जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार बनी, उस समय देश पर विदेशी मुद्रा का गंभीर संकट था। ऐसे में नए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनसे सलाह मांगी कि ऐसे माहौल में वित्त मंत्री किसे बनाया जाए। अपनी किताब जब मैं राष्ट्रपति था में तत्कालीन राष्ट्रपति और वेंकटरमन ने लिखा कि नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा कि वो ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहते जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जानकारी और उसके साथ काम करने का थोड़ा अनुभव भी हो। इसके बाद मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में चुना गया, क्योंकि वो साउथ ब्लॉक में उत्कृष्ट कामों से परिचित थे। वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों को लेकर फैसले लेना शुरू कर दिया। साल 1992 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके बजट की जमकर आलोचना की। उनकी आलोचना से मनमोहन सिंह का गैर राजनीतिक कोमल मन ऐसा व्यथित हुआ कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया। नरसिम्हा राव को जब ये बात पता चली तो वो परेशान हो गए। बाद में राव ने वाजपेयी से आग्रह किया कि वो मनमोहन सिंह से बात करे। इसके बाद वाजपेयी ने मनमोहन सिंह से बातचीत करके उनको शांत करवाया। मनमोहन सिंह का सरकारी सेवा में एक लंबा और शानदार करियर रहा था। उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1971 में फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के रूप में भी सेवाएं दी थी, जिसके पीछे भी एक रोचक किस्सा रहा है। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह की मंत्री से लड़ाई नहीं, इंदिरा की सरकार में उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार बनवा दिया था।
ये किस्सा उस समय का है जब मनमोहन सिंह ब्यूरोक्रेसी में शामिल हुए थे। दरअसल ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडवाइजर के तौर पर नौकरी दी। उस दौर में मनमोहन सिंह खुलेआम इस बात का दावा करते कि विदेश व्यापार के विषय पर भारत में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इस दौर में मनमोहन सिंह की एक रिपोर्ट पर उस समय मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा ने असंतोष जाहिर किया था। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोबारा प्रोफेसर का काम करने चले जाएंगे। वहीं ये बात जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाने का फैसला किया गया। इस तरह एक मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई थी। बता दें, मनमोहन सिंह ने 1970 और 1980 के दशक में भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 1972 से 76 तक वो मुख्य आर्थिक सलाहकार, 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के चीफ रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ब्रिटेन से 1957 में अर्थशास्त्र में ऑनर्स डिग्री हासिल की। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नफील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्र में डिफिल डिग्री हासिल की। इन डिग्रियों के बूते पर ही उन्होंने वो नाम कमाया जो आज अमर हो गया है। लेकिन उनके भारत आने का किस्सा भी काफी मजेदार रहा है। कहा जाता है कि जब मनमोहन अपनी शिक्षा पूरी कर प्रख्यात अर्थशास्त्री रोल प्रेबिश के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर रहे थे, तभी उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल में पढ़ने का ऑफर मिला। मनमोहन सिंह ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और साल 1969 में भारत लौट आए। हालांकि मनमोहन के इस फैसले को लेकर रोल प्रेबिश आश्चर्यचकित हुए कि मनमोहन सिंह जैसा विद्वान अर्थशास्त्री संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर भारत लौट रहा है। सिंह के इस फैसले पर डॉक्टर प्रेबिश को हैरत हुई। रोल ने सिंह से कहा, तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? लेकिन उस विद्वान अर्थशास्त्री ने साथ ही ये भी जोड़ा कि मूर्खता करना भी कभी कभी बुद्धिमानी होती है। शायद मनमोहन सिंह की किस्मत में कुछ ज्यादा बड़ा करना लिखा था, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शानदार नौकरी छोड़कर वो भारत आ गए और यहाँ आकर वो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अपने राजनीतिक करियर में सफल व्यक्ति 2004 में जिस तरह प्रधानमंत्री बने, हर कोई उससे चौंक गया था। बात 20 साल पहले की है, जब कांग्रेस ने 2004 लोकसभा चुनाव जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। कांग्रेस के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कई दलों के साथ गठबंधन कर यूपीए का गठन किया। कांग्रेस ने 8 साल के बाद सत्ता में वापसी की तो उस समय माना जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन जब कांग्रेसियों से खचाखच भरी सभा में सोनिया गांधी ने कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रही है, जो उन्हें इस पद को स्वीकार करने से मना करती है। सोनिया के इस फैसले ने जहां कांग्रेसियों को निराश किया, वहीं मनमोहन सिंह के लिए खुशखबरी थी। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने पर मनमोहन सिंह पीएम बने। तब सोनिया गांधी पर उनके विदेशी मूल को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके चलते सोनिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मनमोहन के नाम पर मोहर लगाकर पार्टी के अंदर सभी को चौंका दिया था। हालांकि आलोचकों का कहना था कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन असली ताकत तो सोनिया गांधी के पास रही। ऐसे में सोनिया गांधी को सुपर पीएम तो मनमोहन सरकार को रिमोट से चलने वाली सरकार जैसी खूब अफवाहें चली। लेकिन मनमोहन सिंह और सोनिया के बीच सियासी टकराव की नौबत कभी नहीं आई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित पंजाब जो कि पाकिस्तान में उसके एक गांव में हुआ था और उनके परिवार ने विभाजन की त्रासदी झेली थी और शायद यही वजह रही कि वो अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अक्सर सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते थे और यही वजह रही कि देश से लेकर विदेशों तक उनका सम्मान किया जाता था। मनमोहन सिंह ने आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्रालय से सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सहित कई प्रमुख पदों पर काम किया। 1991 में उन्होंने वित्त मंत्री की कुर्सी संभाली और 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल देश की प्रधानमंत्री रहे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में शुमार रहे डॉक्टर सिंह को भारत और विश्व स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी हासिल हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के विचारों और प्रगतिशील सोच से पूरी दुनिया प्रभावित थी। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया। जापान के निहोन केज़गाई शिबुन सहित कई अन्य संगठनों द्वारा उन्हें सम्मान किया गया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई विश्वविद्यालयों में मानद डिग्रियां भी प्राप्त हुई। इसी के साथ उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मनमोहन सिंह को 1987 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, विदेशों में भी मनमोहन ने अपने काबिलियत का डंका बजवाया था। अर्थशास्त्र का योद्धा, ये नाम शायद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए एक बेहतर श्रद्धांजलि होगी। वो योद्धा जिसकी जुबान नहीं बल्कि कलम चलती थी। एक समय था जब पूरा विपक्ष तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर मौन रहने का आरोप लगा रहा था। वो समय था जब बीजेपी का सत्ता सूर्योदय होने वाला था और कांग्रेस का अस्त। तब शांत रहने वाले मनमोहन सिंह का मौन टूट गया। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो अमर हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में अपने पद छोड़ने से कुछ महीने पहले मीडिया और विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने राजनीतिक दबाव के बावजूद अपने सर्वश्रेष्ठ दिया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए
तब के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी चुप्पी तोड़ी थी। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. I cannot. जनवरी 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में मीडिया और विपक्ष के सवालों का सामना किया। उन पर कमजोर नेतृत्व का आरोप लग रहा था। इस पर उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वो ये नहीं मानते कि वो एक कमजोर पीएम रहे। अपने कार्यकाल के दौरान किए गए फैसलों का बचाव करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार मैं जितना कर सकता था उतना किया। अब ये इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया। उस समय भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। भाजपा मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में प्रचारित कर रही थी। वहीं मनमोहन सिंह पर कमजोर नेतृत्व का आरोप लगाया जा रहा था। इस पर उन्होंने मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र किया। इससे राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया था। भ्रष्टाचार के आरोपों पर मनमोहन सिंह ज्यादातर चुप रहे। विपक्ष उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। तब मनमोहन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही और पूरे विपक्ष को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। ये उस नेता का जवाब था जिसने अपने पूरे कार्यकाल या यूं कहे कि जीवन भर एक ही सिद्धांत को जिया, और वो ये कि कर्म ही प्रधान है, बाकी वाणी मिथ्या। कोई एक व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं में किस तरह कमाल कर सकता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उन्होंने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1991 के दौर में जब देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब बतौर वित्त मंत्री उन्होंने देश को उम्मीद देने वाला बजट पेश किया। उनके आर्थिक सुधारों की पूरी दुनिया कायल रही, और इस तरह एक उदारीकरण से आम आदमी को सपनों की उड़ान देने वाला महानायक अनंत निद्रा में लीन हो गया।